लास्ट क्लास में हमने देखा था अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक से क्या मुराद है, कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा और कौन सा अंडर वैल्यूड होगा। मार्केट में जिस प्राइस पे वो सेल हो रहा है, हम कैसे इस चीज़ का एस्टिमेट कर सकेंगे कि ये स्टॉक इस वक्त अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, हमें ये खरीदना चाहिए या हमें अगर हमारे पास है तो इसको सेल कर देना चाहिए। उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था। आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी बिना पर जो है ना उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है। हम जो कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग, हमारा टॉपिक है, उसके हम डिटेल में जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग का आज आई थिंक लास्ट लेक्चर, अगर ये कवर हो जाता है तो आज ये लास्ट लेक्चर होगा इसका। तो मेरा नाम है इरफान हैदर और आप देख रहे हैं चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलें अपने देखते हैं टॉपिक की तरफ। एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट। पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट को डिफाइन करें और इसकी फॉर्म्स बताएं, कितनी फॉर्म्स होती हैं इसकी, और इसको एलेबोरेट करें कि क्या मतलब होता है इसका एफिशिएंट फाइनेंशियल का। A financial market in which current prices fully reflect all available relevant information about the economy, about the financial market and about the specific company involved। जब भी किसी स्टॉक को अगर आपने खरीदना है, उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, जितने का आप खरीद रहे हैं और आपकी कैलकुलेशन भी वही शो कर रहा है कि इसकी प्राइस भी वही है जो आपने कैलकुलेट किया। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जब बराबर आ जाते हैं तो इसको कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में। इस वक्त कि जिस प्राइस पे स्टॉक होना चाहिए उसी पे सेल हो रहा है, वो ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। तो अगर किसी स्टॉक की प्राइस एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड के इक्वल आ रही है, इट्स मीन के मार्केट बड़ी एफिशिएंट है। मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो हर किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन से अवेयर हैं, कोई भी प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है। तो उस सिचुएशन को कहते हैं एफिशिएंट मार्केट, जहां पर स्टॉक की प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही होती है इन फैक्टर से, जो इंटरनल फैक्टर होते हैं या जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। जैसे इंटरनल फैक्टर में कौन से, उसके इंटरनल अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजीज आ गई। एक्सटर्नल फैक्टर में फाइनेंशियल मार्केट्स आ गई, इकोनॉमी आ गई, या कंपनी खुद जिसका स्टॉक इन्वॉल्व है उसके सारे फैक्टर्स उस प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब वो सारे असर उसके अंदर मौजूद हो, सारे असरात होने के बाद उसकी प्राइस निकली हुई हो, किसी भी प्राइस का इफेक्ट अभी उस पर रहता ना हो कि जिस इफेक्ट की वजह से वो प्राइस ने चेंज हो जाना है, बढ़ जाना है या कम हो जाना है। तो एफिशिएंट मार्केट क्लियर हो गया, फाइनेंशियल एफिशिएंट मार्केट। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है। एक्सप्लेनेशन में आपको जो डेफिनेशन से समझ आई है आपने उसी को अपने अल्फाज में एलेबोरेट करना है। मीन्स दैट मार्केट प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज एडजस्ट वेरी रैपिडली टू न्यू इंफॉर्मेशन। जो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिस पर प्राइस का इफेक्ट होना होता है, एक तो मार्केट प्राइस जो हमें नजर आ रही होती है जितने पे सेल हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे जाना है, असल में इंट्रिंसिक वैल्यू पे। हमने इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा लगाना है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस क्या हो सकती है, कम हो सकती है या बढ़ सकती है। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मार्केट एफिशिएंसी इज सेल्फ इंटरेस्ट। मार्केट एफिशिएंसी को जो खराब कर रही होती है या उसको चेंज कर रही होती है वो क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है हर इन्वेस्टर का। हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं स्टॉक मार्केट से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकूं। और कौन सी चीज़ उसको ये काम करने पे मजबूर करती है, मार्केट की इंफॉर्मेशन। कोई कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाए, या कोई इंटरनेशनल सिचुएशन चेंज हो जाए, इस इंफॉर्मेशन की बिना पर किसी भी स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होती है। उससे क्या होता है, जो हर इन्वेस्टर है वो अपनी प्रोडिक्शन करता है कि यार अब इसकी प्राइस जो है ना ज़्यादा हो जानी है अगले एक महीने बाद, तो इसको फटाफट ख़रीद लो। वो अपनी इस प्रोडिक्शन पे सेल को ख़रीदना शुरू कर देगा, या अपनी प्रोडिक्शन वो उसके बरक्स कर लेते हैं कि ये सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, इसकी स्टॉक मार्केट की प्राइस डाउन हो जानी है, इसे स्टॉक निकाल दो। वो मार्केट में स्टॉक निकालने के लिए सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी डिमांड नहीं होगी। कईयों जो इस प्रोडिक्शन है वो कई लोग कर रहे होंगे, कई नहीं कर रहे होंगे, तो इस तरह से फिर मार्केट में एफिशिएंसी तब्दील आ जाएगी। तो पता चला कि एफिशिएंसी ऑफ मार्केट जो है या एफिशिएंट मार्केट में तब्दीली कब आती है, इंफॉर्मेशन की बिना पर। वो इंफॉर्मेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो ये इसका मेन थीम है। द मोर मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड मोर रैपिड
द रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन द मोर एफिशिएंट अ मार्केट शुड बी। जितनी ज्यादा ये चीजें होंगी, रिलीज इंफॉर्मेशन होगी, और जितने जो पार्टिसिपेंट ज्यादा होंगे उतनी ही मार्केट की एफिशिएंसी या तो डाउन हो सकती है या तो अप हो सकती है। न्यू इंफॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन चेंज इन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू हर इन्वेस्टर अपने एंड पे कैलकुलेट कर रहा होगा कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इस वक्त ये होनी चाहिए, जबकि मार्केट में इतने पे सेल हो रहा है, इसको या तो उठा लो या तो इसको अगर है तो सेल कर दो, ठीक है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू। बट सबसीक्वेंट सिक्योरिटी प्राइस मूवमेंट विल नॉट फॉलो एनी प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स। वो कह रहा है कि जो ज्यादातर ये होता है कि जो पास्ट में उस सिक्योरिटी के साथ हुआ होता है, नेक्स्ट में जरूरी नहीं है कि वैसा ही उसके साथ हो। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि पिछले 5 सालों में हर साल स्टार्ट में जनवरी में सिक्योरिटी के साथ प्राइस या तो हाई होती थी या लो होती थी, इस वजह से इस वक्त में आके सिक्योरिटी को मत खरीदो। तो थ्योरी ये कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस हुआ हो वही हो। So that one cannot use past security price to predict future prices in such a way as to profit on average। तो उनको फिर एवरेज का प्रॉफिट मिलता है, जो इस तरह की प्रिडिक्शन नहीं करते। जाहिर बात है, अगर आप जितना रिस्क लेंगे उतना प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपकी प्रिडिक्शन ठीक भी हो सकती है और आपकी प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है। अगर गलत होगी तो फिर नुकसान होगा, सही होगी तो फिर बाकियों की निस्बत आप ज्यादा प्रॉफिट ले जाएंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट रिसर्च हैज डिस्क्राइब्ड 3 लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। 3 लेवल्स हैं इसके, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। तीनों को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। क्या है ये तीनों? वीक फॉर्म क्या होती है? करंट प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट द हिस्टोरिकल सीक्वेंसेस ऑफ प्राइसेस। ये जो इन्वेस्टर होता है वो इस करंट प्राइस को फुली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसके पास्ट हिस्ट्री से। तो जो पिछले 10 सालों का डाटा ले लिया या 5 सालों का डाटा ले लिया कि जो उसकी प्राइस रही है स्टॉक एक्सचेंज में, उसकी बिना पर वो उसकी प्राइस को कैलकुलेट कर रहा होता है। इन शॉर्ट, नोइंग पास्ट प्राइस पैटर्न विल नो हेल्प यू इम्प्रूव योर फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। साथ ही सोल्यूशन भी दे दिया कि ये पॉसिबल नहीं है कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं लाजमी वही ठीक भी हो, वो गलत भी हो सकता है। The investors are not well aware the market trend or they do not have enough research to understand the future trend of stock price. They just guess about future price of stock which totally based on the past prices. तो पता चल गया वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी कौन सी है कि जो पास्ट पे बेस कर रही होती है, पास्ट प्राइजेस पे, हिस्ट्री पे बेस कर रही होती है। In other words, there is something hidden information in intrinsic value of the stock, but investors are not able to identify this information. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो उस स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू को चेंज कर सकती है, लेकिन इस तरह के जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास वो इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं होती या वो उस तरह की इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी है? करंट प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सच थिंग्स एज एनुअल रिपोर्ट्स एंड न्यू आइटम्स। ये वो वाली मार्केट होती है कि जिसमें इन्वेस्टर्स जो है ना पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशंस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। उनकी एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी की आ गई, या पॉलिटिकल सिचुएशंस आ गई, या इंटरनेशनल सिचुएशंस आ गई, उस इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस इफेक्ट का मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है, जिस तरह रिजीम चेंज हो गई है पॉलिटिकल, उससे इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को प्रेडिक्ट करके जो इन्वेस्टर चलता है वो किस फॉर्म में आएगा? सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में आएगा। In this form of market, investors have much more awareness about intrinsic value of stock as compared to weak form efficient market. They predict the intrinsic value of stock with available information like annual reports, current economic conditions, etc. मतलब जो सेमी स्ट्रॉन्ग है वो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है ऑन द डेस्क, ऑन द टेबल या ऑन द पेपर, वो उसके मुताबिक अपना डिसीजन लेते हैं। जबकि अब स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट, वो इन्वेस्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है जिनको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन तो होती है लेकिन कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन भी उनके पास होती है कि कंपनी कल को क्या डिसीजन लेने वाली है या कंपनी की प्रोडक्शन क्या आने वाली है, इसकी जो
विंडो ड्रेसिंग हुई है बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट्स पे, उसके मुताबिक ये अपना डिविडेंड या कोई भी प्रॉफिट नहीं देने वाली है, तो इस वजह से इसकी प्राइस फ्यूचर में नहीं इंक्रीज होगी। तो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी इन्वेस्टर के पास आ जाएगी तो वो स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट में फॉल करेंगे। करंट प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, बोथ पब्लिक और प्राइवेट इंफॉर्मेशन नोन ओनली टू इनसाइडर्स। या इसको दूसरे अंदाज में ये कह लें कि मार्केट ऐसी मार्केट जहां पर जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो इक्वल है, वहां पर कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, वो वही रहेगा। डज मार्केट एफिशिएंसी ऑलवेज होल्ड, क्या हमेशा ऐसा ही रहता है कि मार्केट एफिशिएंसी होल्ड रहती है? ठीक है, लोगों को जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट नहीं अर्न करना पड़ता, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें स्ट्रेटेजी नहीं बनानी पड़ती कि किस स्टॉक की प्राइस कम ज़्यादा होने वाली है, उससे हम बेनिफिट उठा सकें। क्या हमेशा ही ऐसा रहता है? नहीं। लास्ट टाइम जो एक स्लम्प आया था 1987 में, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी 20% इन फ्यू आवर्स। ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं हो रही, ये यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, जो कि 20% विद इन और जो है ना वो डिक्रीज कर गई थी। उससे एफिशिएंट मार्केट कोई हो सकती है? नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर ये डिक्लाइन आ गया। क्यों? क्योंकि ये सारी जो है ना ये एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल तो तभी होगा जब वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ये एक एक्सपेक्टेशंस हैं। सम टाइम ये फायदेमंद भी साबित होती हैं और सम टाइम ये 100% ठीक नहीं भी होती हैं। We left with this opinion that although market efficiency is a good explainer of market behavior, most of the time securities seem to be efficiently priced relative to each other. There are exceptions. वो कौन कौन सी exceptions हैं? जब ये exceptions होंगी तो market efficient होगी। These exceptions call into question market prices, embodying all available information and therefore whether they can be completely trusted। मतलब जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक स्टॉक की प्राइस मार्केट में सेट हुई है, उससे मजीद बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। ना तो वो स्टॉक प्राइस ओवरलोड होता है, ना ही वो उस वक्त अंडरलोड होता है। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? एफिशिएंट मार्केट सिचुएशन। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, अब ये भी एक नेक्स्ट थ्योरी आ गई थी कि अगर मार्केट सिचुएशन आपको नहीं पता लग रही तो आप क्या एज्यूम कर लें और जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकें, रिस्क से बच सकें आप। Perhaps the most important challenge to the capital asset pricing model is the arbitrage pricing theory, APT। कभी अलहदा से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपके क्वेश्चंस में जो है ना शॉर्ट होंगे या लॉन्ग होंगे। वो छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं। Originally developed by Stephen, this theory is based on the idea that in competitive financial market, arbitrage will assure equilibrium pricing according to risk and return। ये थ्योरी ये कहती है कि रिस्क और रिटर्न को मद्देनजर रखते हुए कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। सालिसी कहते हैं आर्बिट्रेज को, इसका मतलब कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए, ना एक की सुनी जाए और ना दूसरे की सुनी जाए, दोनों की सुनने के बाद कुछ दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। रिस्क और रिटर्न यही दो ही फैक्टर है मार्केट को जो जो इन्वेस्टर के माइंड में होते हैं कि हमें इससे रिस्क कितना है और हमें इससे रिटर्न कितना मिलेगा। तो ना बहुत ज्यादा रिस्क को कंसीडर किया जाए, ना बहुत ज्यादा रिटर्न को कंसीडर किया जाए, इनके दरमियानी रास्ता निकालकर एक प्राइस सेट कर दी जाए। Definition of arbitrage: arbitrage simply means finding two things that are essentially the same and buying the cheaper and selling the more expensive। वो कह रहे हैं आप मौके के मुताबिक देखें कि दो चीज़ों में से आपने चीज़ें तो चुननी है, चीज़ें तो आपने गेन करनी है, तो उसमें से आप सस्ती चीज़ को अपने पास रखें और जो पता है कि एक्सपेंसिव है उसको आप सेल कर दें। जैसे कि सर्च फॉर लेस रिस्की स्टॉक। लेस रिस्की स्टॉक कैसे सर्च किया जाएगा? हम देखेंगे कि इस रिस्क के साथ कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, हम जिसमें देखेंगे कि लेस रिस्क इन्वॉल्व है हम वो वाला
जो है ना स्टॉक चूज कर लेंगे। एक तो है फिक्स प्रीमियम स्टॉक, जिस स्टॉक से आपको फिक्स मिलना है, जैसे प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है पाकिस्तान में, आपको इसमें कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट की और एक फिक्स अमाउंट आपको मिल जानी है। जबकि दूसरी तरफ है कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक में भी ऐसे ही होता है, आपको डिविडेंड मिल जाता है। लेकिन फिर लोग क्यों इसकी तरफ जाएं, स्टॉक की तरफ, क्यों ना अपना सारा पैसा वो प्रीमियम में इन्वेस्ट कर लें और फिक्स रिटर्न लेते रहें। वहां पर रिटर्न रेट कम है एज कंपेयर टू कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक में रिटर्न आता है तो ज्यादा आता है, लेकिन नुकसान है तो वो भी नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। तो बिजनेसमैन ये नहीं देखता कि हमने फिक्स में इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब एक टाइम पीरियड के बाद हमें एक अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है, उस वक्त तक चाहे पैसे की वैल्यू वैसे डिक्रीज हो गई हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से पैसा वैसे डिक्रीज हो गया हो, तो वो इस चीज को भी अपनी नजर में रखते हैं, तब जाके वो कॉमन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि हमें इधर से भी रिटर्न आ सके और फिक्स से तो रिटर्न फिर आ ही रहा है हमें। तो कैपेम जो है ना, CAPM, ये कैपेम क्या था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में दोनों चीजें इन्वॉल्व थी, दोनों सिक्योरिटीज इन्वॉल्व कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा ना आप सारा पैसा उसमें लगाएं फिक्स में, ना आप सारा पैसा कॉमन स्टॉक में लगा दें, आप दोनों को मिलाकर जो है ना एक अपना पोर्टफोलियो बना लें, कि अगर एक में नुकसान होता है उसमें कॉमन स्टॉक में, तो जो फिक्स वाला रिटर्न है वो आप कम से कम वो तो आप रिसीव कर सकें, दूसरे से आप उसको एडजस्ट कर सकें। सालसी का सीधा मतलब है कि दो चीजें तलाश करना जो बुनियादी तौर पर एक जैसी हो। जैसे स्टॉक हमने दो कंपनियों का चूज कर लिया, अब देखा कि दोनों स्टॉक में कौन कौन सा जो है ना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, जो उसमें से कम रिस्की स्टॉक होगा हम वो वाला चूज कर लेंगे, और सस्ती खरीदना और ज्यादा महंगी फरोख्त करना। हाउ डू वी नो विच सिक्योरिटी इज चीप एंड विच इज डियर? कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू द APT, you look at a small number of common risk factor, two factor theory। APT क्या था? टू फैक्टर थ्योरी बता रहा है कि आपने किसी भी स्टॉक को एक फैक्टर में नहीं देखना है, कि स्टॉक को दो फैक्टर्स में आप एनालाइज कर लें, कम से कम किसी स्टॉक के साथ अब दो फैक्टर, एक आप चलें कह लें इंटरनल फैक्टर इन्वॉल्व हो गया रिस्की, और एक आपका एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। हम कहते हैं कि इसके कंपनीज के अंदर भी हो सकता है साल में कुछ चेंजिंग आए, और बाहर एक्सटर्नल जो है ना इकोनॉमी में भी कुछ चेंज आ सके, तो हमें इससे रिस्क जो है ना फिर ज्यादा है। तो जाहिर बात है जिस स्टॉक से आपको रिस्क ज्यादा लग रहा है आप उसमें रिटर्न भी ज्यादा ही रिक्वायर करेंगे। तो देखते हैं ये क्या होता है टू फैक्टर मॉडल। अब ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ही आ रही है, ठीक है। APT की पहला सोल्यूशन APT ने दिया था कि आप टू फैक्टर मॉडल जो है ना वो यूज कर लें। कैपेम जो था वो सिंगल फैक्टर मॉडल था, एक स्टॉक के साथ एक फैक्टर इन्वॉल्व था, बीटा था, हमने उसी की कैलकुलेशन करके अपना जो है ना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला। जबकि इस मॉडल में हम ये करेंगे कम से कम दो फैक्टर इन्वॉल्व करेंगे, और उन दोनों फैक्टर के साथ इन्वॉल्व होने के बाद फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा कि हमें इस स्टॉक से कितना कम से कम रिटर्न जो है ना रिक्वायर्ड है। अगर इतना रिक्वायर्ड रिटर्न हमें मिलेगा तो हम इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट करेंगे। We assume two assumptions for solve this problem like two factor theory and multi-factor theory। ये दो थ्योरीज आ गई। अब हम सबसे पहले फर्स्ट को देखेंगे, टू फैक्टर थ्योरी ये क्या है। To illustrate two factor model, suppose that actual return on the security, let's suppose एक सिक्योरिटी है जिसका हमने रिटर्न RJ कर लिया, J मतलब सिक्योरिटी, R मतलब उसका रिटर्न आ गया, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूले की मदद से हमने इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है। ये देखें तो सही, अगर आप इसको देखें तो ये उससे मिलता जुलता ही फार्मूला है। सबसे पहले R रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को शो करेगा, चलें आगे देखते हैं। इसमें A क्या है? A इज द रिटर्न व्हेन द टू फैक्टर्स हैव जीरो वैल्यू। का क्या मतलब हुआ? टू फैक्टर्स हैव जीरो वैल्यू, वो कह रहे हैं कि अगर आपने एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे आपको एक रिटर्न आना है लेट्स सपोज 10%, हम उसमें रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व कर लेते हैं कि यार अगर इसमें रिस्क होगा ना तो हम उसका भी रिटर्न आपसे लेंगे। फॉर एग्जांपल रिटर्न हमने 2% उसका यहाँ पे डाल दिया, इसका भी 2% डाल दिया। अब एट द एंड जो है फैक्टर उसका रहा जीरो, मतलब वो रिस्क तो एग्जिस्ट किया ही नहीं, वो रिस्क तो हुआ ही नहीं, तो ये क्या होगा? जीरो होगा। जीरो मल्टीप्लाई जब इससे होगा ये सारी वैल्यू को जीरो कर देगा और ये भी सारी वैल्यू को जीरो कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी फैक्टर
नहीं होगा रिस्क का, तो फिर रिटर्न जो हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं वो उसका जो एक्चुअल रिटर्न होगा वही होगा। F1 F2 are the uncertain value of factor 1 and 2. B1 and B2 are the reaction coefficients depicting the change in the securities return to 1 unit change in factor। रिएक्शन कोफिशिएंट्स है, रिएक्शन कोफिशिएंट्स का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके, कि जितना रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा हमारा कोफिशिएंट भी बढ़ता जाएगा, मतलब हमें उस रिटर्न से वो मिलने के चांसेस भी कम होते जाएंगे। हमें हमारा रिस्क बढ़ेगा तो हमारा रिटर्न भी रिक्वायर्ड ज्यादा होता जाएगा। इधर से अगर हम इस वैल्यू को बढ़ाते जाएं B1 इस 1 और B2 F2 को, तो हमारा रिटर्न ज्यादा होता जाएगा। फैक्टर मतलब अगर मैथमेटिकली अगर हम देखें तो अगर हम इधर ए को 1 कर लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं तो ए और 2 1 और 2 कितना हो गया 3। अगर हम इसको 3 कर लेते हैं 1 और 3 कितना हो गया 4। तो जितना ये इंक्रीज होता जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज होता जाएगा। ई जे क्या है, एरर टर्म कर ली, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, स्टैंडर्ड एरर इसको कहते हैं, कि जो किसी भी सूरत जो है ना कोई थोड़ा सा स्टैंडर्ड रह जाता है, इस वजह से इससे इसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। अब इस मॉडल में एक्सप्लेनेशन में क्या पता लगेगा कि फैक्टर्स क्या हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको आना है ना, ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में आना है, ना कि आपको मैथमेटिकली फॉर्म में। ठीक है, ये नहीं होगा कि सिंपल वैल्यू आपको दी होंगी तो आप उसको जस्ट पुट करें और फार्मूले में और आंसर निकाल दें। जहाँ तक मेरा अंदाजा है आपको ये उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में आना है, जैसे कि बुक में भी लिखा हुआ है। तो बुक में से भी हम क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। फैक्टर से क्या मुराद है, जो F1 F2 देखे, रिप्रेजेंट सिस्टमैटिक और अनअवॉइडेबल रिस्क। ये दो फैक्टर हैं, एक सिस्टमैटिक कह लें और एक अनअवॉइडेबल कह लें। द कांस्टेंट रिटर्न डिनोटेड बाय ए, जो कांस्टेंट रिटर्न है, जो रिस्क फ्री रिटर्न है, जो हमने आना ही आना है हमें, वो हमारा ए है। रिप्रेजेंट टू द रिस्क फ्री रेट लाइक इन पाकिस्तान प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। ठीक है, the error term EJ is the totally belong to security and represent unsystematic risk। unsystematic risk जो मतलब ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत रिस्क जो है ना हर सिक्योरिटी में होता है। You can say standard error। As we see one factor risk in CAPM earlier model, but now we assume our security contains now two factors। पहले हमने जो कैपएम किया था वो 1 फैक्टर था, बीटा फैक्टर। अब जो हम मॉडल कर रहे हैं ये है 2 फैक्टर मॉडल, इसमें F1 और F2 आ गया और साथ ही उनका कोफिशिएंट रिलेशन भी आ गया कि जितने % उसमें हमें रिटर्न हो सकता है। अब इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे हासिल होगा, ये रहा इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला। उसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में ई शामिल था, जबकि इसमें ई शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको इन ये जो आपने अभी नाम पढ़े हैं प्रीवियस, उन नामों से आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लास्ट हमने क्या देखा, ये जो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर कोई 2 से फैक्टर नाम से दे देगा कि जी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, उसकी हमने वैल्यू जो है ना 0.3 रख दी है, और जो कंपनी के इंटरनल प्रोडक्शन जो है ना वो कम आनी है, उसकी अगर हम एस्टिमेट वैल्यू करें तो वो 0.5 आएगी। तो इस तरह से स्टेटमेंट में वो आपको क्वेश्चन देगा, ताकि आप फिर आपने उस रिस्क को एनालिसिस रखा है, कौन सी वैल्यू रिस्क वैल्यू कहला रही है और कौन सी कोफिशिएंट कोरिलेशन तो वो खुद बता देगा, लेकिन आपने सिर्फ उसको एनालाइज करना है कि कौन सा इस वक्त फैक्टर है इस क्वेश्चन में। A positive factor reflect risk aversion by the market to the factor involved। Market require more return। फैक्टर्स की एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जो फैक्टर्स हैं F1 F2, ये पॉजिटिव का मतलब कि एग्जिस्ट करेंगे, नेगेटिव का मतलब कि चांसेस कम है। जब भी हम किसी चीज़ की पॉजिटिविटी में बात करते हैं उसका मतलब कि वो चीज़ होगी। जब हम कहें यार इसके होने के नेगेटिव चांस हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। जब हम नेगेटिविटी में बात करते हैं तो फिर उसके चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर यही वो बता रहा है कि अगर ये जो फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन होंगे तो क्या होगा, मार्केट में जो रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो जो फैक्टर इंक्रीज होते जाएंगे हमारा रिस्क भी इंक्रीज होता जाएगा, और जो जो रिस्क इंक्रीज होगा हम उस सिक्योरिटी से
ज़्यादा जो है ना रिटर्न रिक्वायर करेंगे, ताकि हमारा जो रिस्क है वो एडजस्ट हो सके। वो कह रहा है अगर नेगेटिव पैरामीटर्स आ जाएं क्वेश्चन में, अगर एक फैक्टर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, फिर वो जो होगा लेस रिटर्न रिक्वायर किया जा सकेगा। ठीक है, इंडिकेट वैल्यू बीइंग एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स इन द सेंस ऑफ द लेसर रिटर्न बीइंग रिक्वायर्ड। आप खुद ही देखें ना, फॉर्मूले में अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल -2 हम लिख देते हैं, ये -2 इनसे मल्टीप्लाई होकर ये प्लस वाला माइनस कर देगा, फिर ये जब माइनस होगा तो इन दोनों को प्लस करने के बाद ये वाली चीज माइनस होगी उसमें से, तो जब माइनस हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिक वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, रिटर्न हमारा कम आ जाएगा। अब एक एग्जांपल पे आ जाए, इस तरह क्वेश्चन आपको गिवन होगा, जो लास्ट मैंने भी एमकॉम का पेपर अटेम्प्ट किया था उसमें भी इसी तरह क्वेश्चन जो है ना वो गिवन था हमें। Suppose Torque Limited company stock is related to two factors where the reaction coefficient are 1.4 and 0.8. Reactions coefficient, reaction का मतलब factors के जो coefficient हैं वो यहाँ पे given है, दोनों ही पॉजिटिव में है, नेगेटिव में कोई भी नहीं है। रिस्पेक्टिवली का मतलब कोई से दो फैक्टर उन्होंने एज्यूम कर लिए, उनका दोनों का फैक्टर का रिएक्शन कोफिशिएंट उन्होंने ये दे दिया। इफ द रिस्क फ्री रेट रिटर्न 8%, लैम्डा 1 इज 6%, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2%। लैम्डा मतलब फैक्टर कह लें, ये -2 आ गया, ये नेगेटिव, मतलब ये जो ऊपर आपको वैल्यू दी है ये उन्होंने उसके कोफिशिएंट कोरिलेशन की दी है, और यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर रिटर्न दिया है कि जी -2%, मतलब इस फैक्टर के होने के चांसेस थोड़े से नेगेटिव हैं। द स्टॉक एक्सपेक्टेड रिटर्न इज दिस। आर मतलब स्टॉक मतलब ये कंपनी जिसका हम कर रहे हैं उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये 14%। अब ये कैसे आया 14.8%, इसको अगर आप लास्ट फॉर्मूले में पुट करें, आई थिंक इधर फॉर्मूला नहीं मैंने लिखा, सिंपल है, उसकी वैल्यूज आपने इस फॉर्मूले में पुट करनी है आपने, ये वाला फार्मूला, उस स्लाइड में मैं लिख नहीं सका फार्मूला, ये मेरे जेहन से निकल गया। ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा, बीटा 1 यहाँ पे, F1 जो फैक्टर 1 है वो यहाँ पे आएगा, और B2 जो बीटा 2 गिवन है और जो -2 गिवन है वो यहाँ पे आएगा। सिंपल आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 14 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी, ये यहाँ 14 पॉइंट समथिंग, ये हमें इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। The first factor reflect risk aversion and must be compensate for with a higher expected return। ठीक है, कह रहे हैं कि जो फर्स्ट फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पे ये 6% है, लैम्डा 1 फैक्टर 1 ये 6% है, मतलब 6% चांसेस हैं इस फैक्टर के एग्जिस्ट होने के, मतलब कि अगर जितना ज़्यादा ये फैक्टर एग्जिस्ट करेगा हम उससे इतना ही ज़्यादा रिटर्न भी रिक्वायर करेंगे, कि अगर ये रिस्क कल को एग्जिस्ट कर जाता है तो फिर हम अपना रिटर्न कैसे कवर करेंगे इसमें एग्जिस्ट करके। जबकि जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में हम लेस रिटर्न से भी हमारा काम चल जाएगा, कि चलो ये नेगेटिव है ना, मतलब इसके चांसेस होने के कम है, हमने लेट्स सपोज कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व कर लिया, वो उसके एग्जिस्ट करने के, उसके परटेन करने के चांसेस कम है, तो हम क्या करेंगे, उससे अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कम ही जो है ना वो करेंगे। आगे आ जाते हैं मल्टी फैक्टर मॉडल, ये तो था 2 फैक्टर मॉडल। अच्छा, मल्टी फैक्टर मॉडल में सिंपल उसी फॉर्मूले को हम आगे एक्सपेंड करते जाएंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन कोई नहीं है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला इसका कोई नहीं है बुक के अंदर, सिर्फ जैसे जस्ट एक आपको हिंट दिया गया है कि एपीटी में दूसरा मॉडल क्या है, मल्टी फैक्टर मॉडल भी आ रहा है। द सेम प्रिंसिपल होल्ड व्हेन वी गॉट टू मोर देन 2 फैक्टर्स, और ये स्पेलिंग मिस्टेक, वी सिंपली एक्सटेंड द क्वेश्चन गिवन अबव। Factor models are based on the idea that security prices move together apart in the reaction of the common force as well as by chance error term। वो जो E हमने बताया था, मतलब जितने फैक्टर्स आप इन्वॉल्व करते जाएंगे वो उतना ही फॉर्मूला बड़े से बड़ा होता जाएगा, इसकी कोई जो है फॉर्मूला नहीं, जस्ट आपने इसके 2 लाइनों में एक्सप्लेनेशन दे देनी। For example, a Richard Roll Stephen believes that there are 4 factors of important, ये आप उसके explanation हम लिख सकते हैं। Changes in expected inflation, एक फैक्टर 1 हमने इन्वॉल्व कर लिए, दूसरा फैक्टर unanticipated change in industrial production, इंटरनल फैक्टर है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एकदम चेंज हो सकती है, या बहुत डाउन जा सकती है या बहुत अप पे जा सकती है।
अनएंटिसिपेटेड चेंज इन द यील्ड डिफरेंशियल बिटवीन लो ग्रेड और हाई ग्रेड बॉन्ड्स, जो प्रीमियम बॉन्ड्स हैं उनके जो हमें रिटर्न आना है उसमें चेंजिंग आ सकती है। अनएंटिसिपेटेड चेंज इन द यील्ड डिफरेंशियल बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फ्लो ऑफ कंपनी, कंपनी का जो इंटरनल है वो भी हो सकता है कि चेंज आ जाए, ये भी एक फैक्टर इन्वॉल्व। फैक्टर वो चीजें कि जो आप समझते हैं कि ये चीजें चेंज हो सकती हैं, वो फैक्टर है बस। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉब्लम है। सॉल्ट लेक सिटी सर्विस प्रोवाइड मेंटेनेंस सर्विस फॉर कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक हो गया। Currently, the beta on its common stock is 1.08. The risk-free rate of return 10%. The expected return on the market portfolio that is equal to 15%. It is January 1st and company is expected to pay a rupees 2 per dividend at the end of the year. ठीक है, साल के एंड पे वो डिविडेंड 2 रुपए देगी। एंड द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ 11%। वो हर साल जो है ना कंपाउंड रेट के मुताबिक इंक्रीज होगा डिविडेंड। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि आपको इसका आइडिया है। अगर नहीं आइडिया तो इस पे भी मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, आगे क्या करना है, फॉर मेनी ईयर्स कम टू, आगे जितने साल आएंगे वो उसने फिक्स कर दिए 11% इंक्रीज होता जाएगा। Basis on the CAPM and other assumptions you might make, what price would you place one share of common stock? ये असल क्वेश्चन का थीम है कि आपने सारा पीछे सीख लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आएगा, रिक्वायर्ड रेट रिटर्न कैसे आएगा, फिर कैसे स्टॉक की प्राइस निकलेगी, फिर उस प्राइस को कैसे जज करेंगे कि वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, हमने उसको डिसीजन लेना है उस प्राइस को खरीदने का या नहीं। अब आपने सबसे पहले सोल्यूशन में लिख लेना जी डाटा आपको जो जो गिवन है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। सबसे पहले बीटा गिवन है आपको, ठीक है। अब ये वन सिक्योरिटी मॉडल है, इसमें एक कॉमन स्टॉक की बात हो रही है, उसी पे हम रहेंगे। तो सिंगल कैपम वाला इसमें क्या होगा, फार्मूला यूज होगा। RF मतलब रिस्क फ्री रेट रिटर्न सिक्योरिटी, RM का मतलब मार्केट पोर्टफोलियो का जो रिटर्न गिवन है वो इतना है। डिविडेंड 2 रुपीज पर शेयर है और इसकी ग्रोथ एनुअली जो होनी है वो 11% होनी है। रिक्वायर्ड कह रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इस वक्त उसकी इंटरनल असल वैल्यू होनी चाहिए वो क्या है, वो बताएं जी कैलकुलेट करके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगा, जिससे हमने उसको डिस्काउंट करना है उस वैल्यू को, कि हम ताकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकें। अब क्या निकालना है हमने, डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कैपम वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये रहा कैपम वाला, के ई। जब आपसे डिस्काउंट रेट की बात आपने निकालनी है, जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो फिर ये के ई यूज करना है आपने नाम। जब आपसे जस्ट वो कहे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा इस सिक्योरिटी का, तो फिर आप आर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, सिंपल इनको सॉल्व कर लिया मैथमेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं, आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन इसको मल्टीप्लाई किया आपने 1.08 से और इसको इसमें प्लस कर दिया। ये सारे रिस्क, ये होता है रिस्क फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर इसमें जब इन्वॉल्व हो गया, ऐड हो जाएगा, तो ये आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब हमने निकालनी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, कि इसकी आज की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जितना हमें उससे अर्निंग मिलनी है, जितना हमें फ्यूचर में उससे डिविडेंड मिलना है, हम उसको अभी डिस्काउंट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो डिस्काउंट कैसे करेंगे, पहले हमें फ्यूचर की अर्निंग का पता होना चाहिए कि फ्यूचर में कितनी अर्निंग होगी। एक तो डिविडेंड है प्लस उसकी ग्रोथ रेट है, एक डिविडेंड हमें मिलना है और एक उसकी ग्रोथ रेट मिलनी है। तो डिविडेंड कैसे होगा, P0 का मतलब जो उसका स्टार्ट में डिविडेंड था, जो तय हुआ था डिविडेंड के 2 रुपए आपको डिविडेंड हर साल मिलेगा। एक साल बाद हम इसकी प्राइस वैल्यू निकाल रहे हैं कि जी एक साल के बाद देखें इसका कितना डिस्काउंट, मतलब एक साल के बाद इसकी कितनी प्रेजेंट वैल्यू होगी। अगर वो 2 साल कहता तो ये इसकी एक्सपोनेंट 2 हो जाना था, अगर 3 साल बाद कहता तो एक्सपोनेंट 3 हो जाना था, बाकी सारे एलिमेंट्स वही रहने थे। तो ये 2 आ गया इसका प्रेजेंट डिविडेंड, ये इसका 11.11 ग्रोथ रेट आ गया, इसका 1 आ गया, इसका एक्सपोनेंट आ गया। 2 ईयर्स बाद होता तो यहाँ पे 2 आ जाना था, 3 आ जाना था 3 सालों बाद। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका फ्यूचर वैल्यू आ गई उसकी ग्रोथ रेट की, डिविडेंड की ग्रोथ होने के बाद। समझाने का मतलब ये था कि क्वेश्चन में वो इस तरह भी कह सकता है कि 5 साल बाद 3 साल बाद जो उसका डिविडेंड मिलेगा वो इतना होगा, और अब आज उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको जो है ना वो क्वेश्चन आ सकता है।
तो ये आपने वैल्यू जब पुट की तो आपके पास ये आंसर आ गया 50.46। ये 50.46 ये शो कर रहा है कि उसके स्टॉक की वैल्यू आज 50 रुपये है। अगर वो इससे ज़्यादा है या कम है वो फिर ओवर वैल्यू या डी वैल्यू हुआ हुआ है। कंक्लूजन में आपने लिख देना इफ कॉमन स्टॉक आर सेलिंग अबव, क्वेश्चन में अगर वो फॉर एग्जांपल प्राइस भी मेंशन कर देता है कि जी हमें ये स्टॉक आज मिल रहा है 60 रुपीज़ का या के 40 रुपीज़ का, लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू दे देता है, तो फिर आपसे कंक्लूजन पूछेगा कि आप बताएं हमें स्टॉक को क्या करना चाहिए। तो फिर आपको कंपैरिजन आना चाहिए कि इस वक्त अगर हमारा ये आंसर आ रहा है तो ये जो उसने क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है वैल्यू, उससे उसका क्या डिफरेंस। अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 50 रुपये और क्वेश्चन में गिवन होती है कि स्टॉक फॉर एग्जाम्पल 40 रुपये का बिक रहा है, आप बताएं क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, आप क्या डिसीजन लेते हैं। अगर तो वो 40 रुपए का मार्केट में बिक रहा है इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड है, लोगों को उसकी एस्टिमेशन का नहीं पता। हमने जो कि एस्टिमेट कर लिया है वो 50 रुपीज़ का होना चाहिए। अगर हम आज ही उसको 40 का उठाते हैं तो कुछ देर बाद वो आराम से 50 रुपीज़ का सेल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर वो अंडर वैल्यू है तो वो उठा लेना है। If common stock are selling above from this price, then it is overvalued. Do not purchase it. If you have this, then immediately sell it. कह रहा है अगर वो ओवर वैल्यू है मतलब अगर वो 60 रुपये है तो आपको उसको सेल कर देना चाहिए, जबकि इसके बरक्स अगर वो अंडर वैल्यू है, उसकी स्टॉक मार्केट में इस वक्त कम का बिक रहा है, तो फिर आपको उसको फौरन से परचेज कर लेना चाहिए। 40 का खरीद लें, कल को वो 50 का भी होगा तो आप उसको सेल करके इस थोड़े से टाइम पीरियड के लिए प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलता। तो ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया, हमारा इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग वाला जो है ना टॉपिक हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। उस पर मज़ीद आप मेरे नहीं ख्याल कि उसके ऊपर जो ना वीडियो बनाने की ज़रूरत है, उसे मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे वीडियो, उसको डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। जितने आपके ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं जो आपके दोस्तों वगैरह का, आप इसको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।